नीलम कहीं ना कहीं बेड पर अपने पति से आज लड़ रही थी, झगड़ रही थी, उसको डांट भी रही थी कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुमसे तो अच्छी मैं पहले ही थी जब हमने शादी नहीं की थी। क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ तो कुछ इच्छाएं लेकर आई हूँ और मेरे भी शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम नामर्द हो। यह बात सुनकर कहीं ना कहीं उसका पति जो था वो गुस्से में तमतमा जाता है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था, सिर्फ उसको पीट सकता था। उसने एक दोस्त के रैपटे लगाई और रैपटे लगाने के बाद वो फिर करवट लेकर उधर सो जाता है और वो सिसकारियाँ भरने लगती, रोने लगती है। और ये बात, ये सारा मंजर कहीं ना कहीं उसका ससुर जो था नीलम का, वो सब खिड़की से देख रहा था। और ये खिड़की से देखने के बाद वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोच बैठता है कि इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है और फिर एक कहानी बनकर रह जाता है। इतना भयावह होता है इस कहानी के अंत में, जो कि आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या हुआ उस ससुर ने अपनी बहू के साथ किया और बहू ने अपने ससुर के साथ क्या किया, वो जानेंगे इस कहानी में, इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए आए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का राजधानी जयपुर और जयपुर से सटे एक गांव बड़नेर का एक मंत्री जो वहाँ गांव होता है, उस गांव के सरपंच जो होते हैं इनका नाम जयप्रकाश होता है। अब ये जयप्रकाश जो थे, ये एक वहाँ के रसूखदार और जमींदार थे। वहाँ पर कोई इनकी बात होती थी और पास में, तो लोग इनके पास पंचायत करवाने आते थे, इनकी बात को मानते थे। इनके परिवार की अगर बात करी जाए तो इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा एक बेटा ही होता है जिसका नाम विनोद होता है। अब इनकी पत्नी अभी लगभग 5-6 साल पहले उनका देहावसान हो गया था, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब इनके घर में सिर्फ इनकी पत्नी, सॉरी, इनका बेटा और ये दो ही लोग थे। इनके घर में एक नौकरानी थी, एक नौकर भी था, बड़ा घर था और काफ़ी सारी इनके पास ज़मीन थी। इसके बाद जो नौकरानी थी वो खाना बनाकर सिर्फ चली जाती थी और जो नौकर था वो परमानेंट इनके घर पर ही रहता था। एक दिन ऐसा आ जाता है कि जब ये विचार करते हैं, सोचने लगते हैं, एक शांत दिमाग से लेटे थे, सोचते हैं कि कहीं से भी करके अपने बेटे की अगर हम शादी कर लें तो शादी करने के बाद फिर हमारे घर में बहू आ जाएगी तो नौकरानी की कमी ख़त्म हो जाएगी और बहू के हाथ की रोटी मिलेगी तो कितना आनंद होगा। और ऐसा ही इन्होंने सोचा और सोचने के बाद ये अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से मिलने लगे और उनसे बात करने लगे कि अब विनोद बड़ा हो चुका है, उसने ग्रेजुएशन कर ली और ऐसा करो कि अगर कहीं व्यवस्था बने तो ये हमारे लड़के की शादी की बात कर लो। और ऐसा ही होता है। कुछ समय गुजरता है आगे और गुजरने के बाद फिर एक दिन पता चलता है कि एक रिश्तेदार इनको कन्फर्म कर देते हैं कि एक लड़की है और सुंदर है, अगर देख लो बात बन जाती है और एक संपन्न परिवार भी है। अगर बात बन जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, रिश्ता बहुत अच्छा है। जयप्रकाश अपने बेटे विनोद को बोलते हैं कि ऐसा करो, चलते हैं और लड़की को देख कर आते हैं। तो विनोद भी तैयार था क्योंकि वो भी इस कमी को महसूस कर रहा था कि घर में खाना बनाने की और घर में जो महिला होती है वो एक लक्ष्मी का रूप होती है। ये सब विचार करने के बाद ये दोनों लोग अपने निकलते हैं और किसी खास रिश्तेदार को भी साथ में लेते हैं। एक गाड़ी जो इनके पास थी उसी में सभी लोग जाते हैं। वहाँ जाकर जब देखते हैं तो जो उसका परिवार था बहुत अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था। उनकी जो बात करें, जो लड़की थी, लड़की को जब चाय लेकर आती है तो सभी लोग बैठे थे और बड़ा सा घर था। जब चाय लेकर लड़की आती है तो लड़की का नाम नीलम होता है। लड़की बेहद खूबसूरत थी, सुंदर थी, पतली पतली और छरहरा बदन। उसको देखकर वो कहीं ना कहीं विनोद मोहित हो जाता है। विनोद से पूछा जाता है कि क्या तुमको लड़की पसंद है। चाय पीने के बाद तो विनोद इशारा कर देता है कि हाँ, लड़की मुझे पसंद है।
उसकी पढ़ाई की बात करते हैं तो लेवल की पढ़ाई निकलती है दोनों की। अब दोनों दोनों परिवार रजामंद हो जाते हैं और यहाँ खुशी का माहौल हो जाता है। उसके बाद फिर मिठाई खिलाई जाती है एक दूसरे को, एक दूसरे रिश्तेदार को मिठाइयाँ खिलाते हैं। जयप्रकाश अपने जेब से 11,000 रुपये निकालते हैं और अपनी होने वाली बहू नीलम को वहाँ पर दे देते हैं उसके हाथ में, और उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि आज से तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो गई। इस खुशी के माहौल में सभी लोग बड़े एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद फिर सिस्टम बन जाता है, जो पंडित से जाते हैं उससे पूछताछ करते हैं कि कब का शादी और कब का लगन, ये सब निकलवाते हैं। निकलवाने के बाद रीति रिवाज के हिसाब से इधर विनोद और नीलम की शादी हो जाती है। और शादी जब हो जाती है उसके बाद अब जब पहली रात होती है, दुल्हन बनकर नीलम अपनी ससुराल आती है। और जब वो बेड पर बैठी थी, इंतजार कर रही थी, तो विनोद जब आता है तो आने के बाद उससे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी नीलम। लेकिन जब दोनों लोग आते हैं, बातचीत करते हैं कुछ देर, और बातचीत करने के बाद जब वो उस स्थिति तक पहुंचते हैं सुहाग रात वाली, तो विनोद जो था वो नीलम के पास जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही रुकता है। उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो खराब हो जाता है। उसके बाद नीलम कहीं ना कहीं तड़पती रह जाती है, लेकिन अपने मन को समझाती है कि हो सकता है पहली बार है, झिझक हो रही होगी, डर होगा, इसलिए शायद ऐसा हुआ। कुछ देर बाद, 1 आध घंटे के बाद वो फिर उसको बुलाती है, लेकिन वो बोलता है कि सो जाओ, मुझे नींद लगी है, शादी करी है तो मुझे थकान है, इसलिए वो सो जाता है। अगला दिन आता है तो अगले दिन वो दूसरी चारपाई पर बाहर लेट जाता है। वो कुल मिलाकर इधर उधर आनाकानी करने लगता है। एक दिन ऐसा आ जाता है, लगभग 20 दिन गुजर जाते हैं, और उसके बाद जो नीलम थी, नीलम जबरदस्ती विनोद को अपने कमरे में ले जाती है और उससे बोलती है कि तुम क्या मुझे इसीलिए शादी करके लाए थे, इसीलिए मैं तुम्हें सुंदर लगी थी कि हमारी भी शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं और तुमको नींद ज़्यादा लगती है, ऐसा क्या है, क्या तुम हमारे लायक थे नहीं, तो हमसे शादी क्यों की। ये सब बातें हो रही थी अंदर, और तड़प झड़प हो रही थी। और उनके जो पिता जयप्रकाश थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे थे, सुन भी रहे थे। तभी ये सब होने के बाद आज जयप्रकाश ने कुछ अलग प्लान बनाया। वो भले ही अभी 55-50 साल के थे, लेकिन अभी हट्टे कट्टे गबरू जवान लग रहे थे, उनकी बॉडी सोडी बहुत अच्छी थी। कुल मिलाकर उसके बाद सुबह होती है, तो सुबह आज वो जो विनोद था वो तो अपनी नौकरी पर चला जाता है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की पोस्ट पर जयपुर में ही जॉब किया करता था। सुबह जाता था और शाम को आ जाता था। अब वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसके बाद जो उसका नौकर था, नौकर से वो बोलते हैं कि आजा यार, मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है और ठंडा तेल लगा दे। तो वो तेल लगाने लगता है और फिर उसको बातें करने लगता है। उससे बोलता है कि मैं जब जवान था, जो हमारे साथ मिलता था, जो महिला हमारे संपर्क में आती थी, वो गली में भी हमारे गुण गाया करती थी, हमें वो ताकत थी, वो जुर्रत थी। लेकिन आजकल पता नहीं आज की कैसी संतान है, कैसी जनरेशन है कि महिलाओं के सामने बेकार हो जाते हैं। ऐसी बातें कर रहे थे वो अपने नौकर से, तो नौकर भी सुन रहा था और हाँ हूँ कर रहा था। तभी उसकी जो बहू होती है वो विचार कर लेती है, और वो शाम होते ही अपने ससुर को बुलाती है और बोलती है कि ससुर जी आ जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, सिर दबा देती हूँ। जब वो उसके पैर दबाने लगती है और फिर उससे वो पूछने लगती है कि आप उससे क्या बोल रहे थे, जो नौकर है अपना। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं क्या बोलूँगा, मुझे दिक्कत थी इसलिए मैं उससे सिर दबा रहा था, बातें कर रहा था। तभी वो जो नीलम होती है, नीलम उसके पास नज़दीकी बढ़ाने लगती है और अपने शरीर को जो टच करने लगती है, अपने वक्षस्थल की उसकी तरफ खोलने लगती है। इशारा इशारा में कहीं ना कहीं जयप्रकाश इस बात को समझ जाता है और वो तुरंत उस बेड पर उसको दबोच लेता है, और कहीं ना कहीं राजी थी नीलम की, और दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद दोनों, आज ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर रुका नहीं। अचानक पता चलता है 3-4 महीने के बाद जो नीलम थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और उसके बाद ये जो जयप्रकाश का बेटा विनोद होता है, ये जब पता चलता है इसको, इसकी जब तबीयत बिगड़ती है, तो हॉस्पिटल में जब लेकर जाते हैं तो डॉक्टर लोग इसका चेकअप करते हैं, तो बताते हैं कि तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, अब 2 महीने की तुम्हारी
जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर कहीं ना कहीं विनोद गुस्से में तमतमा जाता है और घर आता है। घर आने के बाद पूछताछ करता है और पूछने के बाद जो नीलम होती है, नीलम बताती है कि अपने पिता से बात करो। अब जो उनका पिता और पत्नी दोनों साथ में खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, फिर उनसे बातचीत होती है तो वो सारी बात बताते हैं। और बताने के बाद अब विनोद कहीं ना कहीं इतना गुस्से में हो जाता है, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है कि हमारी पत्नी ने हमारे साथ धोखा दिया है, हमारे पिता ने भी हमें धोखा दिया है। पुलिस आती है, पुलिस थाने में ले जाती है और उस पर चार्जशीट बनती है, पूछताछ होती है। और पूछताछ होने में जो नीलम से जब खास बात पूछी जाती है, बताओ कि तुम्हारे ससुर ने क्या तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, लेकिन वो जो नीलम होती है बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने ससुर के साथ इंटीमेट हुई हूँ, क्योंकि हमारे पति में वो ताकत नहीं है, वो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अपने ससुर के साथ मिली और हम अपने ससुर के साथ रहना चाहेंगे। ये बात सुनकर कहीं न कहीं फैसला जयप्रकाश और पूनम के हक में हो जाता है, नीलम के हक में हो जाता है। उसके बाद अब विनोद कर भी क्या सकता था और उनको बाइज्जत वहाँ से छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। अपने घर आते हैं, विनोद माथा पीट कर रह जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसमें मर्दाना ताकत कम थी और उसके बाद अब वो केस भी हार गया था। अब अपने ही घर में अपनी ही पत्नी को अपने पिता के साथ इंटीमेट होते हुए जानता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। दोस्तों, ये रही कहानी। इत्तेफाकन ऐसी कहानियाँ कभी कभी आती हैं, लेकिन आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।